अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन इन 1687। 1687 में ये सर आइजैक न्यूटन ने दिया था लॉ। उसके बाद हमारे पास इन दिस यूनिवर्स ये लॉ क्या कहता है, इस कायनात के अंदर एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस कायनात के अंदर हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दो मास हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मास 1 मास 2, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन है। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखना है कि जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो मासेस के बीच में होती है, लार्ज मासेस के बीच में, वो सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है, दूर नहीं भगाती। अब यहाँ पर जो है हम एक चीज़ देखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब मास 1 और मास 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। अगर मास 1 2 kg है और मास 2 भी 2 kg है तो आंसर 4 आएगा। अगर यहाँ पर ये 4 है, ये 4 है तो 16 आएगा, ये 8 है, ये 8 है तो 64 आएगा। इस तरह से जितना ज़्यादा मास होगा, दोनों मासेस का जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स होगी। ये फर्स्ट पॉइंट है इसमें। और सेकंड पॉइंट ये है, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इस सेंटर से लेकर, देखो हर ऑब्जेक्ट की कशिश उसके सेंटर से शुरू है। अगर ये दो मासेस मिले हुए हैं तब भी इनके बीच में कशिश होगी, क्योंकि इनके सेंटर से अब भी फासला है। तो हमारे पास हम ये देखते हैं कि ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का अगर फासला हम बढ़ा देंगे तो फोर्स कम होती जाएगी। अगर मैं फासला 1 टाइम रखता हूँ, मिसाल के तौर पर 1 मीटर रखता हूँ तो आंसर 1 आ रहा है। अगर मैं फासला 2 कर देता हूँ, फासले को डबल करने से फोर्स जो है 4 टाइम कम हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, आर के ऊपर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर मैं फासला 3 मीटर कर दूं तो फोर्स जो है 9 टाइम कम हो जाएगी। फासले को 4 मीटर करने से फोर्स जो है 16 टाइम कम हो जाएगी। इसी का मतलब है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस के बढ़ाने से उसके स्क्वायर टाइम फोर्स कम हो रही है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ इसी वजह से कहते हैं। लिखा हुआ ना, ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, या ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फोर्थ लॉ। न्यूटन का फोर्थ लॉ भी इसी को कहते हैं। अब हमारे पास देखो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, दोनों को कंबाइन करेंगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी r स्क्वायर। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यहाँ पर g आ गया, कैपिटल G जो है ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब ये हमारे पास ये न्यूटन का फोर्थ लॉ या लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि G क्या है? G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। याद रखना, पूरी कायनात में ये कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, ये वेरिएबल नहीं है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी, आप कह सकते हैं कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जैसे छोटा g है वो वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन होती है और वो चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। यहाँ पर ये जो बड़ा g है इसकी वैल्यू देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर G इज कांस्टेंट और रिमेन सेम इन होल यूनिवर्स, पूरे कायनात में सेम रहती है। इट इज स्केलर, G जो है स्केलर है। यूनिट
इसका SI यूनिट जो है हम कह सकते हैं यूनिट इन SI सिस्टम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और डायमेंशन है ये देखते हैं कैसे आई। सबसे पहले आप खुद देखें, जैसे हमारे पास F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। G अगर मालूम करना हो ये दोनों मास F के डिवाइड में जाएंगे और ये R जो है फोर्स से मल्टीप्लाई होगा। हमने ऐसा ही किया, R फोर्स से मल्टीप्लाई हुआ और ये मास जो है जो G के साथ तो वो इस तरफ डिवाइड में आ गया। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और यहाँ पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा आर स्क्वायर का, क्योंकि ये फासला है, ये यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ गया। m1 m2 दोनों ही मास है, kg का स्क्वायर इनके यूनिट का स्क्वायर हो गया। अब जो न्यूटन है इसको लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इसके सामने जो मीटर स्क्वायर था ऐसे का ऐसा, उसके बाद अपॉन में जो kg स्क्वायर है वो भी लिख दिया। अब ये मास ये kg एक से कैंसिल हो गया, इसमें 2 kg है, तो हमारे पास ये जो नीचे जो kg है ये ऊपर चला गया माइनस में हो गया, और 1 m ये 2 m ये वाले जो है मीटर क्यूब हो गया। उसके बाद ये s-2 ये ऐसे का ऐसा है, यहाँ पर जो है बच्चों -2 है, सेम टू सेम ये हमारे पास जाहिर करके लिख देता हूँ। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पर m इनवर्स ये मैंने लिखा हुआ m इनवर्स, ये मीटर क्यूब लिखा हो ना, मीटर क्यूब ये L क्यूब हो जाएगा। उसके बाद s-2 ये t-2 है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, जिसकी मदद से हम दो मासेस के बीच में फोर्स मालूम करते हैं। और याद रखना ये जो लॉ है ये न्यूटन के थर्ड लॉ से रिलेट करता है। किस तरह से रिलेट करता है? ये लॉ के हिसाब से अगर ये मास 6 kg है, ये 2 kg है, तो हमारे पास जो फोर्स है जैसे 12 आएगी, इसी तरह से अगर हम मालूम करें ये मास 1 मास 2 पर कितनी फोर्स लगा रहा है तब भी 12 आएगी, और 2 kg वाला मास इस 6 kg वाले मास पर जो फोर्स लगा रहा है वो भी इतनी होगी। एक्शन का रिएक्शन, जितनी फोर्स बड़ा मास छोटे पर लगाएगा, छोटा मास भी उतनी ही फोर्स बड़े पर लगा रहा है। तो इस वजह से कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन रिलेट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ, तीसरे लॉ से मिलता है। क्योंकि आप इक्वेशन में ही देख सकते हैं, अगर यहाँ पर 6 लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे तब भी 12 होगा, अगर इसमें एक में यहाँ पर 2 लिख देंगे इस जगह पर 6 लिखें तब भी 12 होगा। तो मासेस जो है उनका प्रोडक्ट है यहाँ पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।